हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रीशियन अर्थात जो लोग आईटीआई करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, और जो लोग किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें इलेक्ट्रीशियन फील्ड से तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पावर सिस्टम चैप्टर से क्वेश्चन कवर किया गया है और डेली में दोस्तों मैं आपको एक नई वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की जो वीडियो है 7वें नंबर की होने वाली, अर्थात मैंने 6 वीडियो पहले ही कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वेश्चन नंबर 151 पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि दो भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 2 मीटर या 1.5 मीटर या 1 मीटर या 1.7 मीटर। सभी लोग बताइए। और दोस्तों जो लोग नए हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है मात्र आपको 5 सेकंड के अंदर ही बताना है, ज़्यादातर आपको समय नहीं दिया जाएगा ताकि आपको कम समय में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। चलिए इसका हम देखते हैं आंसर। देखिए दो भू संपर्क है, उसके इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके जो आपस की अर्थात जो बीच की जो दूरी होती है उसकी जो होता है 1 मीटर ही होती है। ठीक है, लगभग 1 मीटर माना जाता है, इससे कम नहीं होती है। तो यहाँ पर हम मानेंगे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पे। कह रहा है क्वेश्चन की भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए फेज तार के बराबर या न्यूट्रल तार के बराबर या फेज तार से अधिक या फेज और न्यूट्रल तार से अधिक। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ये आपका क्वेश्चन, ये जो लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं उनके में सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके में एक चैप्टर है वो आपसे पावर जनरेशन का, उसमें से आपका ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ठीक है, फेज तार के बराबर या न्यूट्रल तार के बराबर या फेज तार से अधिक या फेज या न्यूट्रल तार से अधिक। तो दोस्तों इसका जो होना चाहिए ये फेज और न्यूट्रल तार से अधिक होना चाहिए। ठीक है, भू तार का जो साइज होना चाहिए किससे अधिक होना चाहिए? फेज और न्यूट्रल तार से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए? एकल भू संपर्क का या दोहरा भू संपर्कन का या तिहरा भू संपर्कन का या भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होते। 3 फेज की सिस्टम की बात कर रहे हैं दोस्तों, सभी लोग ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और आप डेली 9 बजे रात को तैयार रहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन से चल रहा है, आपको नेक्स्ट चैप्टर से भी कवर किया जाएगा अर्थात चैप्टर वाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे डेली रात 9 बजे। तो आप 9 बजे तैयार आ कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, दोहरा भू संपर्कन का प्रयोग करना चाहिए था। 3 फेज सिस्टम में किसका प्रयोग करना चाहिए? दोहरा भू संपर्कन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे का प्राथमिकता दी जाती है? आरसीसी या लौह निकाकार या लकड़ी या इस्पाती मीनार। सभी लोग बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जब सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो खंभा होता है अर्थात जो पोल होता है उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 1/6 भाग उसमें ज़मीन में होनी चाहिए। और दोस्तों मैंने उसमें आपको बताया था कि सर्विस लाइनों के लिए आरसीसी पोल लगाना ही बेहतर माना जाता है, इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें जो प्राथमिकता दी गई है वो आपका होता है आरसीसी। ठीक है, यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 3 पिन प्लग टॉप की अर्थिंग पिन अन्य 2 पावर पिनों से मोटी रखी जाती है, जिसका कारण है? आपने दोस्तों देखा हो जो 3 पिन होती है, आपका एक इस तरह होता है और ये आपका एक इस तरह होता है, एक इस तरह, और ये आपका थोड़ा सा बड़ा होता है और ये आपका बड़ा होता है। ठीक है, इसको आपने देखा होगा। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जो इसमें आपका जो बड़ा वाला यहाँ पर जो होल होता है ये किस लिए होता है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपका कि सॉकेट टर्मिनल के साथ प्लग टॉप टर्मिनल के गलत कनेक्शन से बचने के लिए, या बी ऑप्शन दिया गया कि अर्थ वायर में सामान्य से भारी करंट होता है, और सी ऑप्शन दिया गया है कि संपर्क बिंदुओं पर वोल्टेज में कम से कम गिरावट के साथ भारी फेज अर्थ शॉर्ट सर्किट करंट वहन करने के लिए, या ए व सी दोनों के लिए। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? थोड़ा सा समझ के आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आपका टॉप क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए।
तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका होता है सर्किट जो होता है उसमें सॉकेट टर्मिनल के साथ प्लग जो टॉप होता है वो टर्मिनल के गलत कनेक्शन से बचने के लिए भी किया जाता है, और अर्थ वायर में सामान्य से भारी करंट को होता है उसको भी बचने के लिए किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। कह रहा है क्वेश्चन की भार को स्विच ऑफ करने पर स्क्रैपिंग होने का कारण है किस परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है, उच्च प्रेरक या उच्च धारिता या उच्च प्रतिरोध या उच्च प्रतिबाधा। दोस्तों आपने कभी देखा होगा ज़्यादातर जो होता है, मान लीजिए कोई आपके पास स्विच है, ठीक है, यदि उस पर लोड है, यदि आप उसको ऑन या ऑफ करते हैं तो उस समय एक थोड़ा सा स्पार्किंग होता है, अर्थात मतलब उससे चिंगारी उत्पन्न होती है। वही यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि वो कैसे होती है, किस कारण से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया उच्च प्रेरक, बी ऑप्शन दिया गया उच्च धारिता, सी ऑप्शन दिया गया उच्च प्रतिरोध और डी ऑप्शन दिया गया उच्च प्रतिबाधा। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों उसमें होता है आपका उच्च प्रेरक होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे। कह रहा है क्वेश्चन की झूला रूपी विद्युत रोधी किस प्रकार किस क्रम में लगे होते हैं, समांतर क्रम में या न समांतर या न श्रृंखला या श्रृंखला या न तो समांतर और न ही श्रृंखला। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका टेक्निकल एग्जामों वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये आपका ITI लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। सभी लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये दोस्तों जो आपका लगा होता है, जो झूला रूपी विद्युत रोधक होता है, ठीक है, वो आपका श्रेणी क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, श्रेणी अर्थात सीरीज में होता है, श्रृंखला में होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पे। कह रहा है क्वेश्चन की RCCB व्यक्त करता है, जो आपका RCCB होता है, ठीक है, ये आपका एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है ये व्यक्त करता है, किस चीज़ को व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल कैपेसिटर सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल कैपेसिटिव सर्किट ब्रेकर। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ कह रहा है कि इसका जो होता है ये व्यक्त करता है, मतलब कि इसका पूरा नाम किस पर व्यक्त करता है, सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका जो होता है आर से होता है आपका रेजिडुअल और सी से होता है आपका कैपेसिटेंस, और यहाँ पर जो CB होता है लास्ट में जो सर्किट ब्रेकर होता है, ये तो आपका सर्किट ब्रेकर होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम होता है रेजिडुअल कैपेसिटेंस सर्किट ब्रेकर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 159 पे कह रहा है क्वेश्चन के खुले परिपथ दोष अर्थात ओपन मार्केट फॉल्ट की वजह से प्रतिरोध मूल्य खाली स्थान हो जाता है, इकाई या दोगुना या शून्य या असीमित, मतलब इन्फिनेटिव। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। खुले परिपथ दोष की बात कर रहा है दोस्तों, सभी लोग ध्यान से इसका आंसर दीजिए। तो ये दोस्तों क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है, जिसको इस तरह इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पे। कह रहा है क्वेश्चन की भारत में किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र नहीं है, तारापुर या कोटा या नौरा या दिल्ली, सभी लोग बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र नहीं है, निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, न कि पूछ रहा है आपसे कि कहाँ पर नाभिकीय संयंत्र है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों जो नाभिकीय संयंत्र है जो नहीं है, पहले सभी लोग आंसर दे लीजिए। देखिए वो आपका नहीं है, वो आपका दिल्ली में नहीं है, बाकी यहाँ पर तारापुर में भी है, कोटा में भी है और नागरौरा में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र है, तो आप तारापुर भी मार सकते थे, कोटा भी मार सकते और नरौरा भी मार सकते हैं, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन जब दिया जाता है तो कोई आपको एक ही याद इसमें आपका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पे। कह रहा है क्वेश्चन की पन बिजली ऊर्जा संयंत्रों में निम्न में से कौन सा घटक आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय से बाहर निकालता है, हेड रेस या जल निसारक या सर्ज टैंक या टेल रेस। जल निसारक जो होता है दोस्तों ये आपको पेन स्टॉक को ही बोला जाता है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों जो अधिक पानी को जलाशय से जो
बाहर निकालता है, जो बाहर निकालने का जो इसका कार्य होता है वो आपका पेन स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? पेन स्टॉक कहलाता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया बी। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा घटक आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय से बाहर निकालता है। तो ये आपका पेन स्टॉक होता है अर्थात जल निस्सारक होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वाष्प टरबाइन वाष्प की ऊर्जा को खाली स्थान में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया आपका कि जब परिपथ में निर्धारित वोल्टता से अधिक विद्युत धारा बहती है तब फ्यूज वायर पिघल जाता है। बी ऑप्शन दिया गया है कि फ्यूज वायर न्यूनतम दृढ़ांक वाले धातु से बनी होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो कथन है इसमें आपका सही होगा या कौन सा कथन गलत होगा, इस पर ही आपको विचार करना है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया कि ए और बी सत्य है और बी ए का सही कारण है, और बी सत्य है परंतु ए असत्य है, और बी सत्य है परंतु बी असत्य है, और ए और बी सत्य है परंतु बी ए और सही कारण नहीं है। तो कौन सा आपको यहाँ पर रीजन भी पकड़ना है और यहाँ पर आपको सही चूज भी करना है कि ये आपका सही है। ठीक है, तो ध्यान से इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ए और बी हम मान लेते हैं सही है, ठीक है, और सही भी है। और दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही जो रीजन बता रहा है ये बिल्कुल इसका रीजन सही नहीं बता रहा है, तो इसलिए हम मानेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो वायर होता है वो पिघल जाता है, उसका सही रीजन भी नहीं हो सकता कि किस कारण से वो पिघल गया है। हो सकता है उस पर ज़्यादा लोड हो, इसके कारण भी पिघल सकता है, या अधिक उसमें करंट प्रवाहित हो, इससे भी पिघल सकता है। ठीक है, तो ये आपका सही रीजन नहीं है, तो यहाँ पर हम मानेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। कह रहा है क्वेश्चन की मोटर परिपथ के लिए कौन से रंग का एमसीबी नॉब का चयन किया जाता है। मोटर परिपथ के लिए बात करें लाल, काला, नीला, हरा। आपका एमसीबी का आपने नाम सुना होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सही हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये आपका एनसीबी का जो नाम होता है वो आपका नीला होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पे। कह रहा है क्वेश्चन की मध्यम पारेषण लाइन की लंबाई क्या है, मध्यम वाली अर्थात बीच वाली। तो यहाँ पर दिया गया 80 से 200 किमी, और यहाँ पर दिया गया आपका 150 से 250, और यहाँ पर दिया गया 10 से 15, और यहाँ पर मोर देन 250 अर्थात 250 से अधिक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। बहुत ही आपका ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका टेक्निकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आईटीआई लेवल का क्वेश्चन आपका नहीं है। सभी लोग बताइए। तो ये मध्य पारेषण जो लाइन होती है उसकी जो लंबाई होती है वो आपका 80 से 200 किमी के अंतर ही होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पे। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से क्या स्विच गियर उपकरण नहीं है, रिले का या ट्रांजिस्टर का या ट्रांसफार्मर का या फ्यूज का। ठीक है, स्विच जो गियर है ये उपकरण जो है ये नहीं है, किसका नहीं है, रिले का या ट्रांजिस्टर का या ट्रांसफार्मर का या फ्यूज का। तो स्विच गियर का आपने नाम सुना होगा, और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये किसका उपकरण है, आप सभी लोग बता सकते हैं। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। तो दोस्तों ये जो है आपका रिले का उपकरण है, और ट्रांसफार्मर का भी है, और यहाँ पर जो दिया गया आपका फ्यूज का, जो कि यहाँ पर जो नहीं है वो आपका आता है यहाँ पर जो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी अर्थात ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का उपकरण नहीं है, बाकी सबका है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सामान्य बस बार के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, यह ठोस है या संरक्षण विरोधी है या यह हल्की धातु है या सस्ती है। एल्युमिनियम की बात कर रहा है, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों ये आपका एक संक्षारण जो विरोधी है, ये आपका बिल्कुल भी करेक्ट है, ये आपका सही रीजन है। ठीक है, ये आपका सही रीजन है, जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव टाइप का आपको क्वेश्चन मारा है। यहाँ पर जो ये ठोस है सभी लोग जानते हैं, ये हल्की धातु है एल्युमिनियम, ये भी सही है, और ये सस्ती भी होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है यह संरक्षण विरोधी है, ये बिल्कुल आपका रीजन जो है गलत है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आपका गलत ही पूछ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 पे कह रहा है क्वेश्चन के एक डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में दो बस बार होते हैं, पहले को मेन बस बार कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? सेक्शन या स्पेरो या सेकेंडरी या एल्युमिनियम? कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, आप लोग बहुत ही लेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर ये आपका है ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्पेरो। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 पे कह रहा है क्वेश्चन के ऊपरी संचारण प्रणाली की तुलना में भूमिगत संचारण प्रणाली में सिस्टम की प्रारंभिक लागत कम होती है या दो सुधार असमान होता है या वोल्टता का क्षय कम होता है या आवेशित धारा का मान कम होता है? कौन सा आपको यहाँ पर सही लग रहा है? सभी लोग बताइए। तो इसमें जो आपका वोल्टा जो होती है उसका जो कहानी होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 पर कह रहा है क्वेश्चन की सोलर सेल होता है फोटोवोल्टिक डिवाइस या फोटोवोल्टेइक डिवाइस या फोटो इमिटिव डिवाइस या यहाँ पर फोटो कंडक्टिव डिवाइस? कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है? यहाँ सोलर सेल से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ये जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात फोटोवोल्टेइक डिवाइस, जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 171 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एयर ब्रेकर परिपथ नियोजक अर्थात सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने का माध्यम खाली स्थान होता है, तेल, पानी या हवा या फोम? कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों एयर ब्रेकर, ठीक है, इसी तरह आप पकड़ सकते हैं कि एयर की बात करें अर्थात हवा की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 पे कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से क्या टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है? गवर्नर या वॉल हाउस या परिवर्तक या पावर हाउस? का कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? ये आपके टरबाइन की बात कर रहा है, ठीक है, टरबाइन की गति को नियंत्रित करने की बात कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? तो यहाँ पर जो आपका दिया गया वॉल्व हाउस ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 173 पे कह रहे हैं क्वेश्चन की द्वितीयक संरक्षण में प्रयोग की जाने वाली वोल्टता कितनी होती है? 230 वोल्ट या 440 वोल्ट या आपका दिया गया 33 केबी या आपका दिया गया 11 केबी? तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? द्वितीयक संरक्षण में बात कर रहा है ये। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी 33 केवी ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पे कह रहा है क्वेश्चन की रेडियल प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब ज़्यादा विभव या शक्ति का उत्पादन करना हो या उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो या कम विभव और शक्ति का उत्पादन करना हो या उप स्टेशन भार केंद्र से दूर हो? कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कम विभव पर शक्ति का उत्पादन करना हो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम सी करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पे कह रहा है क्वेश्चन की अधिकतम ऊर्जा खाली स्थान से उत्पन्न होगी, किसके द्वारा उत्पन्न होगी? 1 किलो कोयले के दहन से या 1 किलो यूरेनियम की नाभिकीय संलयन फ्यूजल से या एक लकड़ी की दहन से या एक यूरेनियम की नाभिकीय विखंडन फ्यूजल से? इस तरह दोस्तों पकड़ सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाने का भी है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है वो आपकी 1 किलो यूरेनियम से बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।